आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुत्र अच्छा करे तो माता पिता का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है और पुत्र अगर खराब करे तो शर्मिंदगी भी उठाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की, जिनके पुत्र लगातार सुर्खियों में हैं। कभी पत्रकारों के साथ उनके भिड़ने की जानकारी मिलती है, कभी कोयला चोरी और डीजल चोरी जैसे अवैध कार्यों में भी उनके लिप्त होने की खबर मिलती है। आखिर इसमें सच्चाई क्या है, इस पर विधायक से हमने सीधी बात किया। उन्होंने कहा कि विवेक गर्म मिजाज का है, वो उलझता है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी भी कोयला चोरी डीजल चोरी जैसे चीजों में वो लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये उनके वो विरोधी जो राजनीतिक मंच में उनके आगे पीछे नहीं लग पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। तो कितना भी कहें कि पुत्र से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है, पुत्र अलग रहता है और पुत्र उनके समझाने पे भी नहीं है, लेकिन विधायक पुत्र हैं तो नाम जरूर होगा। चाहे लाख ये बात कही जाए कि विधायक पुत्र बहुत कुछ करते नहीं है, लेकिन लोग साजिशन विधायक जी को नीचा दिखाने के लिए उनके पुत्र का नाम लेते हैं, उनके पुत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बेबाक होकर उन्होंने बातें कही, ये उनके सच्चा सीधा और सरल होना तो बताता ही है। इस समय हमारे साथ सिंगरौली विधायक श्री रामलल्लू वैश्य जी हैं और पिछले दिनों ये जो लड़ाई हुई है, खोल पोस्ट के संपादक सुनील सोनी के साथ जो है मारपीट हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। लेकिन इस बात से विधायक जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि जो बातें सामने आ रही है, बातें उससे अलग है। आपका स्वागत है। मंडल उपाध्यक्ष से लड़ाई की बात सामने आई, फिर उसके बाद पत्रकार के साथ मारपीट की बात सामने आई। तो अब ये बातें होती हैं कि आप तो काफी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और काफी नर्म से दिखाई देते हैं, फिर विवेक जो है वो इतना गर्म सा दिखाई देता है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर लगातार ये जो मारपीट की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक विवेक के झगड़े की बात आती है, मैं तो ये समझा कि हम लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं जो बन पड़ता है, और बात कुल मिला के यही है कि विवेक भी कहीं न कहीं किसी की मदद में वहाँ बैठा। मदद का मतलब कि भाई लोग कहे कि आइए हमारा ये चीज़ ऐसा है, थोड़ा देख लीजिए आप। जबकि इस तरह के बात लोगों को हमसे करना चाहिए नहीं। अब वहां जब बात हुई, ये लोग भी गरम दल के साथ पहुंचे और वो भी पहुंचे। जब उस दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा तो मारपीट विवेक का आरोप लगाते हैं सिर्फ विधायक के लड़के को बदनाम करने के लिए, जबकि सच्चाई ये है वो छुड़ा रहा था। लेकिन आखिर वो बात वहां तक क्यों पहुंची? और मैं तो यही कहा कि भाई इस बात की जांच तो हो जाती, सच्चाई क्या है, आखिर गए ये लोग क्यों वहां? आपको क्या जब जानते ना झगड़ा न होता। नहीं, जब ये सब जानते हैं, ये बहुत पहले से जानते हैं कि विवेक गर्म है और झगड़ा करता है, झगड़ा वाले क्या झगड़ा करने गए क्यों? नहीं, तो एक सवाल ये भी आता है कि आखिर विवेक इतने गर्म क्यों हैं? गर्म है वो नहीं है जी, गर्म कर दिया जाता है तो जब गर्म कर दिया जाता है तो गर्म हो भी जाते हैं। नहीं, लेकिन आपका देखिए एक अलग तरह की बात है। आपके यहाँ पर बहुत गर्म लोग भी आते हैं तो वो यहाँ से नरम होके जाते हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। हर व्यक्ति जी एक समान नहीं होता। सब नक्षत्र घड़ी से जो जन्म लेता है उसके हिसाब से कुछ उसके होता है। मैं तो ये कहा कि नौकरी तुम करते थे निगाही प्रोजेक्ट में, कौन? और इसके बाद ये आजकल छोड़ के आश्रम में बैठ गए हो। ये आश्रम यहाँ क्यों बैठते हो? यदि तुम्हें साधु संत बनना है तो हिमालय में चले जाओ। आपको मैं बताऊं, बड़े दुख की बात है कि नौकरी नहीं करता, घर के बच्चे परिवार है, तो आप कपड़ा दीजिए, पढ़ाई का फीस दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं। तो घर में आदि घर में कभी आया और माता जी ने कुछ बोल दिया तो 25 गाड़ी दे के पैसा दो, पैसा दो। ये हमारे कौन गाली देता है? हाँ, गाली देते हैं, इन लोगों को हम काट देंगे। कौन बोलता है? विवेक है। अरे हाँ, मैं आपको घर की बात करता हूँ, ये लोग चुप रहते हैं सब।
कब आएगा वो घर, कि नहीं आएगा, कितने दिन में आएगा, ये बात देखिए हम लोगों को नहीं। हम लोग सवेरे निकलते हैं 9-10 बजे, बैठन आए या क्षेत्र में भ्रमण में गए, और इसके बाद शाम को रात गए, सो गए, सवेरे फिर अपना दिनचर्या है। दरवाजे पर 6 बजे से लोग पहुंच जाएंगे, बाहर हम निकलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर चले आएंगे। अच्छा, ये विवेक की बात तो विवेक, हाँ विवेक क्या पर बात कर रहा हूँ, विवेक की ये है चरित्र जो बता रहा हूँ। गर्म दिमाग का है। मंडल अध्यक्ष की जो बात करते हैं वहां भी क्या था कि छोटी छोटी बात पर जब आपको तरीके नहीं है बात करने की, तो गर्म दल का तो ये आप लोग जानते हैं। जब जानने वाले को एक बार जब जान लिए तो उससे थोड़ा कट के ही चलना चाहिए अपने आप को भी। सच्चाई ये है। और आप भी मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विवेक जो है वो घर में भी गुस्सा दिखाता है, तो बाहर तो अगर कोई कहेगा तब तो फिर वो एकदम ही अपने आपे से बाहर हो जाएगा। वो यदि गलत कहीं हुआ थोड़ी भी, वो तो अब नहीं बर्दाश्त करता। ये अच्छा, वहां उस दिन आखिर हो क्या गया था, ये जो पता आश्रम है भूसा मोड़ के पास। जी जी। और वहां गए तो ये लोगों का कहना ये था कि हम लोगों ने कहा क्या ये अच्छा ठीक है, कहे हाँ ये यहाँ आइए, तो बोले कि नहीं आइए का यहाँ आप आइए, क्या कीजिए, इसके बाद बातचीत होगी जो होना है। एक बोले करे ऐसा चाय पे जरबो मिल जाए, हाँ जी जी, कहे मतलब तो आओ बात करना है, और इसके बाद हम लोगों को जाना है, हम पढ़ लेते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विवेक ने काफी विनम्र तरीके से उनको बुलाया, हाँ उनसे बात किया। लेकिन एक बात तो सामने आ रही है, वो आ रही है कि कुछ कोयले को लेकर के कहीं कोयले का कुछ अवैध चल रहा था, और ये क्या बातें हैं कि उस पर कुछ कवरेज कर रहे थे पत्रकार। कहते हैं कि कवरेज यदि आप करते तो आज नहीं, उसके पहले पेपरों में निकाले थे, आप कवरेज किए थे। वो सामान दिखना चाहिए कि इस ट्रक में ये कोयला ले दे के फलाने जा रहा है, विवेका जा रहा है कि कौन जा रहा है, ये बताओ ना साहब। तो अब उससे जुड़े बदनाम क्या होता है कि विवेक विधायक का लड़का है, कोयला का धंधा विधायक जी करा रहे हैं, ये क्यों आती है। मैं तो कहा कि इस धरती पर ही कोयला होती जहां मेरा जन्म हुआ, बिल्कुल, और मैंने आज तक नहीं किया, किया हो तो कोई बता दीजिए कि आदमी। और यही भर नहीं, पूरे क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, कोई बता दे कि 10 रुपया आप दिए हो। मैं ये कह रहा हूं, कोई बोल देता है, देखिए बर्दाश्त करने की क्षमता हो, राजनीति करे। पूरे जनता का कहीं कहीं गुस्सा रहती है तो तरह तरह की बातें करती है, तो सहना भी पड़ेगा, बिल्कुल हम नम्र होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति राजनीति नहीं है उसको लेना देना क्या, विधायक जी अपना जाना काम वो जाना है। ये लोग 5 साल कहीं नहीं आते, किसी अधिकारी के पास नहीं कहने आते कि ये काम कर दीजिएगा या इतना रुपया हमको दे दीजिएगा। दूसरे विधायकों को लड़के वसूली भी करते हैं, सुन लीजिए अब आप। पर ये लड़के हमारे कोई वसूली करते हैं आपको, या ये कहीं किसी अधिकारी के पास नहीं जाते यार। लेकिन ये अवैध कोयले को लेकर जो बातें आ रही हैं बराबर, कोयला अधिभोग मैं तो आज भी कहता हूँ कि कोयला तो ऊपर उजाएगा नहीं, रहेगा धरती पर किसी स्थान पर। आप बताओ ना हमको भी। मतलब आपका कहने का है कि ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आपको बदनाम करने की साजिश है, ऐसा लगता है आपको। दूसरा आदमी काम करेगा उसको भी आप जोड़ के दिखाओगे हमको, ये मैं कहा। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की साजिश है, साजिश है पूरी। आपको अगर वो आपको नहीं दबा पा रहे हैं, हाँ। तो उनको लगता है कि क्यों ना विधायक पुत्र के नाम को ही को खराब करके जो है विधायक को दबाया। जितने भी प्रकरण हुए आगे पीछे कहीं भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। अच्छा, ये जो एक दिन मैं किस्सा बता रहा हूँ, एक झगड़ा ऐसे हुआ था। जी जी, कृषि क्रांति का कार्यक्रम था रीवा में, और वहीं से मुझे भोपाल निकलना था। पुलिस कब उसको चालान कर दी झगड़े वाले में। हमने कभी ये नहीं कहने गया कि जमानत कराओ न कराओ, जिसको जहां जाना है जाओ आओ, जैसा करोगे गलत करोगे भाई सोच लो, अब छोटे नहीं रह गए हो। इतना सोच लो कि हम गलत करेंगे तो गलत का नतीजा गलत होगा, हमसे अपेक्षा मत करना। मैं न्याय देने वाला व्यक्ति हूँ, अन्याय। लेकिन आप पुत्र के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े होते? मतलब कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत है? न्याय के पक्षधर हूँ। यानी आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत है? गलत इसलिए है कि भाई गलत, जैसे अब भी बैठे हैं ये लोग, आप 5 लोग बैठे हैं इस साइड मान लीजिए,
ये विवेक हो गए। इनसे बात हो रही है तो तुमको बोलने की क्या जरूरत है, ये मैं कह रहा हूं। और जब तुम बोल दिए तो आरोप तुम्हारे पर हो गया, ये 5 आउट हो गए। बात यही है। उसने वहां पर जो लोग थे जो धंधा भी करते रहे होंगे, तो मैं नहीं जानता उस बारे में, पर कोई बताए भी नहीं आज तक। उसको बताना चाहिए। सुनील सोनी पोल खोलो के हमारे उसके अच्छे संबंध थे, आज भी हैं। पर मैं ये कहता हूँ भाई, तुमको अधिक किसी ने कहा, उसने कहा था हमको तुम फोन चला रहे हो, मैसेज तो फोन नहीं कर सकते कि देखिए ये गलत कर रहा है। मतलब आप तक एक बार जानकारी पहुंचनी चाहिए थी। आपके कहने का मतलब पहुंचनी चाहिए। ये बातें जो यहाँ तक पहुंची कि और मारपीट का आरोप लगा विधायक पुत्र पे, हाँ। ये बातें कर सकती थी अगर आपसे बात होती कि कुछ और हो रहा है। जब बात मैंने किया तो बोले कि नहीं, विवेक छुड़ा रहा था, कोई मारपीट नहीं किया, ये गलत पोल खोलो ने साजिश कर दिया कि ये मारा विवेक ने। विवेक कहीं मारा हो, फोटो खींचने वाले तो 2 लोग थे ना, एक को मार रहे थे तो दूसरा तो खाली जब तुम करते तो उसको मारते तो वो करता। बिल्कुल भी ऐसा हुआ। मैंने उसको लगाया फोन पहुंच के घर कि भाई कहाँ झगड़ा तुम लोगों का हुआ। बोले झगड़ा वो सुनील सोनी आया था, बोले कि आप लोग ये धंधा करते हो तो हमको पैसा नहीं देते। तो जब वो पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे, पैसा बोले भाई जो कर रहा है वो देगा, करेगा तो। पर भाई जब अभी तो हुआ नहीं शुरू, तो देंगे कहाँ से। ये बात उसने हमें बताया। कहीं इसी बात पर ये लोग नहीं, ये आपने जो भी कहा कि उन्होंने कहा कि जब अभी हुआ ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। हाँ। तो इसका मतलब कहीं कुछ होने की शुरुआत हो रही थी क्या? बात की वो झापड़ गुरु से बता रहा हूँ। जी जी। तो क्या उसने कुछ विवेक का भी लेना देना था क्या? कुछ नहीं लेना देना था। आप चूंकि एक साथ बैठे थे तो उनके तरफ से बोल दिए, उसके तरफ से बोल दिया कि भाई आप लोग अजीब मानते हो, काम धाम में शुरू करेंगे तब ना देंगे। लेकिन देखिए एक बात ये भी है, चाहे विधायक पुत्र अलग ही क्यों ना रहे, लेकिन आपका कद है तो बेटे को उसका कहीं ना कहीं महत्व तो मिलेगा ही। और जब वहां पर 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उनमें वो गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ विधायक पुत्र की बात होती है तो हर किसी की नजर इशारा जो है वो उसी तरफ जाता है। तो अगर वो वहां पे हैं, कोई विवाद जैसी स्थिति बनती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि विधायक पुत्र लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो नाम तो उनका आएगा ही, क्योंकि आप से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उसका कुछ नुकसान आपको दिखाई देता है कि हाँ ये जो बार बार चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं उसका कुछ एक नुकसान भी मुझे दिखाई देता है। नुकसान तो वही है कि जब नौकरियां नहीं कर रहा है, हम सोचिए ना, तो घर का ही कोई काम करता है, खाली झगड़े करने से ही यही लाभ फायदा नुकसान कहेंगे। अच्छा बताइए, आपका एक राजनीतिक कद है, तो ये जो आपका एक राजनीतिक विरासत के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से पुत्र हैं जो आगे इसको बढ़ा सकते हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हर पिता की इच्छा होती है कि उनका एक बना हुआ जो एक राजनीतिक कद है। मैं ये चाहता हूँ सारे लड़के अच्छे रहें, पब्लिक इनसे खुश रहे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे फिर इनको भी बढ़ने का तभी अवसर मिलेगा, चाहे जो भी लड़का। पर आज थोड़ा बहुत भी इनको सबको मैं बार बार ये समझाता था कि देखो, मैंने अपने जीवन में न शराब पिया, न दारू पिया, न मांस मछली खाया, न झूठ बोलने की आदत। मेरा अनुसरण करो तुम लोग, कम से कम मेरे नाते, कि तुम लोगों को भी लोग आप जैसे सलाह। तो आज के तारीख में थोड़ा बहुत कदरी जो है छोटा वाला, उसको हमने इसी बात को लेकर अपने कॉलेज का अध्यक्ष उसको बनाया। और इन लोगों को सबको हमने कहा कि जब तुम लोग उसके लायक नहीं, झगड़े करते हो, तुम लोग उसके लायक नहीं, चाहे वो पृथ्वी नारायण हो, पीएन बड़ा वाला लड़का, वो पीने के आदि तरह रहता था तो कभी कभी चला जाता था। तो हमने कहा शिक्षण जैसे सब था नहीं। मैं विधायक बन गया और मेरे खिलाफ जो चुनाव आज का राजा बाबा राम सुखसाना हीरा सिंह ने किए, तो हमें वो उसको पहले ही उस साल ही हुआ कि यदि आप शपथ पत्र में उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाएंगे तो आपको कहीं कहीं हो जाएगा कि आपने संपत्ति छिपाया। 80-81 से जैन पे कोयला शुरू हुआ और मढ़ौली होके जाता ही रहा, चाहे वो डीजल का। हम लोगों ने, आप परिवार का कोई सदस्य इस काम को नहीं करते।
करने वाले करते होंगे, पूरे क्षेत्र में होता है, रोज खा रहा होता है। लेकिन ये बद्री के लिए इस तरह का नाम नहीं आता है, सिर्फ विवेक के लिए क्यों आ रहा है? विवेक का भी नहीं उसमें आता कि हाँ ये चोर पकड़ा गया। जी जी। वो सिर्फ बातचीत उल्टा सीधा करते हैं तो सिर्फ झगड़ा भर होता है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। मतलब ये कहीं ना कहीं ये एक साजिश सा है। हाँ साजिश सा है, ये विवेक इतना जानता है। आपको चुनाव में प्रचार 15 दिन करेगा, उसके बाद आपको एक पूरे क्षेत्र का आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक अच्छी बात आपने बताई कि भले आपने कहा कि वो अलग रहता है। हाँ। और बहुत तालमेल सा नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ आपके चुनाव की बात होती है। हाँ। तो वहाँ पुत्र जो है वो पिता मोह को त्याग नहीं पाते और आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ये बात है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ चीजें सुधार के तरफ भी जा सकती हैं। और आपको मैं बताऊं, जो कहते हैं हमको डीजल और कबाड़ की धंधा करना होता, मेडौली में तो मेरी जगह जमीन थी, बस इधर है। अभी कहाँ के लोगों ने जाके घर बनाया हो। मेरा बता दे कि आपकी जमीन रहते हुए आज आपने मकान बनाया है, तो पैसा यदि हमें बटोरक हो या विवेक के बहुत बटोरक हो तो वो घर बना लेता, पाना के कर। अभी भी जमीन है, खाली जमीन है, बनाओ भाई, इसको बनाना हो तो फंसना है। नहीं, ये सवाल, ये जो जवाब आप दे रहे हैं, ये तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि विधायक जी के पास इतनी जमीनें थी, उनके पास पैसा काफी है, तो पुत्रों को ये कोयले और इन सब चीजों की क्या जरूरत है? ये जो नाम आता है नहीं, वो गलत आता है, ये लोग गलत कहते हैं। मैं तो देखिए, हम मोह की बात नहीं करते हैं पुत्र, सच्चाई की बात करते हैं कि भाई यदि ये करते तो इतना तो नहीं है कि हम भी नहीं जानते। ये बात वही कहे ना कि 4 आदमी बैठ गए, इसका कह रहे होगा करूँगा, इस तरह झटके में बता देते हैं तो लोग कहते हैं कि करा रहे हैं, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। कुछ लेना देना ना मेरे पीएल का, इसमें कोई धंधा नहीं, और न तो बद्री का। इसमें हम कहते हैं कि धंधा करना कोई मना नहीं, करो तो फिर डंके की चोट पे करो, 1 नंबर का व्यवसाय करो, कौन सा दिक्कत है? किसी का नुकसान करने की नहीं सोचा। मुझे कह भी दिया होंगे तो चुपे उसको सहन करके चुपचाप रहने। अच्छा, ये बताइए, एक आपसे है कि पिता कैसे हैं तुम्हारे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं विधायक जी का दर्द फूट पड़ा। वो पुत्रों से अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कोयला, कबाड़ या दूसरी चीजों पे जो आरोप लग रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी किसी से किसी भी वजह से उलझना कहीं भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विधायक पुत्र विवेक गरम मिजाज के हैं और अक्सर वो उलझते रहते हैं। उन पर थानों में मुकदमा भी चल रहा है और अब तो जिला बदल करने जैसी बात भी लगातार आ रही है। इन सारी चीजों पर तो विधायक ने अपनी बात रखी ही, लेकिन इसके साथ साथ विस्थापितों के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आखिर इतने वर्षों में विस्थापितों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमने इस पर भी उनसे बात किया। हमने कहा ये गंभीर बात है कि एनसीएल इस समस्या का समाधान बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही है। किस तरह की रणनीति पर विधायक अब उनके साथ मोर्चे पर खड़े हैं, इस पर भी हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति है और अगर इस बार एनसीएल अपनी मनमानी करता है तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज सीएमडी साहब और सीजीएम जयंत थे, एजीएम से लेकर सब बने, डायरेक्टर गए हुए, सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ। हमने कहा कि आज सौभाग्य है कि सिंगरौली की जनता आपके सामने हड़ताल करना पड़ा। एक तरीका उस समय था कि हम आए, घंटे के लिए रोक दिए, वो बिंदु का निराकरण हो गया। किंतु आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी हमने ज्ञापन ऑल इंडिया चेयरमैन साहब को दिया इसी मुद्दे पर, प्रतिनिधिमंडल के साथ हम लोग दिए कि साहब आप निराकरण करिए। मध्य प्रदेश के कैडर के आप अधिकारी हैं और सौभाग्य से ऑल इंडिया चेयरमैन बने। तो उन्होंने कहा कि दायक जी बेहतर से बेहतर सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको और ये पहले के अपेक्षा अच्छा। अच्छा, एक बात ये बताइए, कौन ऐसा अधिकारी है जिसने बातों में ये ना कहा हो कि हम एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो बातें सिर्फ बातों तक रह जाती है, उसका जो जमीनी हकीकत है वो अगर अब तक दिखाई दिया होता तो ये जिस तरह से इतने लोग इकट्ठा
निरक्षरता हो गए थे, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को मुआवजा नहीं है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी जानता हूँ कि हर आदमी यही कहता है बिल्कुल कि हम अच्छा देंगे, पर हम अच्छा इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि देखें ये भी अच्छे करते हैं या नहीं। पॉलिसी से हट के मैं भी बात नहीं करता, कानून से बढ़कर बात नहीं करता। लॉ एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि ब्याज नहीं मकान पर दिया जाएगा। अर्जित की हुई संपत्ति, भू परिसंपत्तियों का वो सब एक साथ कंपनसेशन दिया जाएगा, ये एक्ट में है। तो ये जो नई चीजें आती है ये एक्ट के बाहर कैसे? ये एक्ट के बाहर ये ले जाके बोर्ड में एनसीएल ने उल्टा सीधा कर दिया। हमने कहा गलत है, मैं नहीं मानता इसको। आप इस एक्ट में दिखा दीजिए कि ये नहीं है, मैं मान लूंगा, आपको बोर्ड में जाने का आवश्यकता नहीं। तो इस तरह के संघर्ष की स्थिति में एनसीएल क्यों जाना चाहता है? इससे उसको क्या लाभ मिलेगा? जो लाभ ये है कि 95 या 93 आदमियों को जो 2017 में मुआवजा दिए, बिना मकान का पैसा दे दिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है आपको? और वो कहते हैं नोटिस दे रहा हूँ, वसूली कर रहा हूँ। पोल तो वहीं खुली ना। झगड़ा का कारण ये है उन अधिकारियों को ये बचाए जिन्होंने ये गलत बिना मकान का पैसा बना के मुआवजा भुगतान कर। और आज जिनको ये नहीं कहना चाहिए, 17 में मुआवजा जब बन गया तो हम मकान उधर रह के क्या करेंगे? न पानी है, हैंडपंप सूख गए हैं, टैंकर से पानी नगर निगम पहुंचा रहा है। कितने दिन रहेंगे भैया? 8-9 में अर्जन कर लिए, आज 20 हो गया। अब जिसका मकान गिराने का तुम बात करते हो, ठीक ना, मकान गिरा का तो पैसा देंगे, पेपरों में भी आया। तो मैं कहता वो गिर ही गया है, 17 के बाद ना गिरा, तो अब तुमको कष्ट क्या है? पैसा दे दो, उसका जो बना हो तो चले जाएगा, वो तो चला ही गया है। तो झगड़ा ये खुद पैदा करते हैं कि अरे इसमें तो कमीशन था मेरा, वो रिटायर हो गए और हमको इसका पैसा मिलता कुछ तो नहीं मिल रहा है, इसलिए लड़ रहा हूँ। हमने कई बार कहा कि अधिकारी क्यों नहीं बदल देते, आप नहीं बदलते क्यों? कहीं न कहीं मैनेजमेंट प्रबंधन की जयंत की मिलीभगत है। अच्छा, एक चीज और आपसे कहना चाहते हैं कि मैनोली जो है वो आपका पैतृक गांव है और वहां पर सबसे ज्यादा विस्थापन का दर, जैसे तो सब जगह है लेकिन वहां सबसे ज्यादा लोग झेल रहे हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि विधायक जी जो है वो यहीं पे हैं और चिराग तले अंधेरा, मतलब यहाँ की स्थितियों को हम लोग झेल रहे हैं और विधायक जी कहीं ना कहीं उन स्थितियों में हमारे साथ खड़े तो दिखते हैं लेकिन उसका कोई सार्थक रिजल्ट नहीं। सार्थक रिजल्ट इसलिए नहीं है कि रेलवे स्टेशन होने के नाते सारे परियोजनाओं से कोयले का भंडारण वहां करते हैं और वहां का रेल के माध्यम से दूसरे जगह जाता है। और वहां प्रदूषण नंबर 1, पहले मैंने तो यही कहा कि प्रदूषण को समाप्त तो हम नहीं करा सकते, ये बात सत्य है। पर कोई भी जनप्रतिनिधि ये कहे या दल कहे कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर इतना जरूर कहता हूं कि कम किया जा सकता है, रास्ते बदले जा सकते हैं। और उसके लिए एनजीटी के फैसले भी आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी पालन एनसीएल नहीं कर रही है। अब इससे बात तो मैं बड़ा हूं नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन न करता हो, अब इससे क्या कहेंगे? लेकिन आपकी जनता धूल खा रही है, प्रदूषण की समस्या है, लगातार दुर्घटना हो रही है, किसी से छुपा नहीं है कि नौसिखिए जो गाड़ियां चला रहे हैं रोज किसी न किसी को रौंद रहे हैं। तो आप उन लोगों के साथ अगर खड़े हैं तो फिर स्थितियां एक निर्णायक स्थिति तक क्यों नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? निर्णायक पता है ना कि कोयला का उत्पादन करना है, बिजली उत्पादन करना है, विभिन्न राज्य क्षेत्रों में ये कोयले का जब परिवहन होगा तभी जाके काम होगा। लेकिन ये गाड़ियां जो जनता के सीने को रौंदते हुए निकल रही है, तो आप दो बातें हैं। ये तो अनजान ड्राइवर कि इतनी स्पीड जाते हैं गाड़ियों के, रोड 25 kg रफ्तार लिखा है। डायवर्सन रूट भी होना चाहिए जनता के लिए। किलोमीटर ये जनता के लिए, वही मैं कहा ना कि जयंत खदान से हम लोग मार्ग चाहते थे, गलत हो। तो इस पे किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? और सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के निर्णय के बाद भी ये कहते हैं फॉरेस्ट का अनोसी नहीं मिल रही जिस मार्ग से सड़क निकालना चाहते हैं। तो आज तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, वन विभाग सबसे बड़ा है दुनिया में। जी। कि आप कोई सड़क भी गांव के बनाएंगे तो नहीं जा सकते,
थोड़ी भी जमीन फंस जाएगी तो चाहे उसमें वृक्ष हो या ना हो। उसी तरह कोयला जब निकाल के इतने बड़े पेड़ों का संहार हो जाता है, पर्यावरण नहीं देख पा रहा है, प्रदूषण विभाग नहीं देख पा रहा है, और न तो वन विभाग देखता उसको। देखिए वहां तो यहाँ इतनी विभाग है और विसंगतियां हैं कि कोई मत कुछ। तो इसमें किस तरह की रणनीति आपकी है कि विस्थापितों को कुछ बेहतर मिले, डायवर्शन रूट हो जाए, तो जो आम जनता रोड पे मर रही है प्रदूषण के चपेट में? लोगों ने हमेशा इसका प्रयास में है कि केंद्र सरकार इसको अनुमति देगी। वन भूमि फंसती है, कोयला है तो उसको तो खाड़ी देकर अर्जन हो गया है, तो आप उसको अनुमति देने में क्यों देर करते हैं? मैं डीपो से कहा, वन रक्षक से कहा, और ये लोग कहते फाइल चली गई दिल्ली। अब उसका इंतजार है। अब वो वहां से इंतजार करने के मैं एनसीएल के कहा कि आपके ऑफिस तो दिल्ली में भी है, आप पैरवी करो ना भाई। उसको जमीन तो लेना है 5 हेक्टेयर, मान लीजिए वन की। अब वन की 5 हेक्टेयर भूमि आप नहीं ले रहे हो सड़क के लिए, अब बाकी अर्जन क्यों कर लेते हो गांव के गांव? लेकिन एनसीएल कितना इंतजार कराएगी? विस्थापितों को इंतजार करते करते 15 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, और अभी कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया था, और वो 6 महीना दिसंबर पूरा हो रहा है। अच्छा, अब आने वाले महीनों में मैंने कहा कि मंजूरी नहीं मिलती है तो आप अपना ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दें। अब देखिए ट्रांसपोर्टर भी अपने हैं ना, अब आप आधी उनकी गाड़ी एक दिन बंद हुई, कहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ है। तो सारी स्थितियां हैं और धूला उड़ा वही रहे। एक तरफ एनसीएल को हम दोषी देते हैं, दूसरी तरफ दोषी हम खुद हैं। एक तरफ जनता ये कहती है कि हम जो है वो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर कहते हैं सर हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा? तो कैसे अदा करेंगे गाड़ी का? क्या मतलब इतनी हमारा चौपट हो जाएगा? तो हम लोग अब किस तरह? लेकिन अगर डायवर्शन रूट हो जाए तो दोनों खुश हो जाएंगे, जहाँ एक तरफ गाड़ियां भी चलेंगी दूसरी तरफ जनता भी सुरक्षित रोड बनेगी तो वहां भी आदमी कहीं कहीं चल जाते। लेकिन कम मानता थोड़ी है कोई, लेकिन कम होंगे जब एक अलग रूट। हाँ, ये वो अलग कम हो गया, उसी की व्यवस्था के लिए अलग की मांगे हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी एनसीएल अगर पहलाने जैसी स्थिति तक पहुंचता है तो इस बार कुछ संघर्ष? देखिए हम लोगों को लोकतंत्र का है कि बात सुनाते सुनाते नहीं सुनेंगे। जो कहते हैं ना हड़ताल क्यों करते हैं? हड़ताल तब करते हैं जब सुनते सुनते नहीं है तो वो थोड़ा जाम हो जाता है, तो उसको मीडिया उछालती है तो दूर तक जाता है आवाज, तो उसमें कुछ क्रियान्वयन होने लगता है। तो इसलिए हम लोगों के साथ मजबूरी है कि आज मांग कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, नहीं सुनते तो आंदोलन करेंगे। भैया तुम्हारा रास्ता बनाओ। अच्छा, रोज एक न एक जगह दुर्घटना होती है, मानव जीवन बलि चढ़ रहा है। लेकिन सिंगरौली में लगातार दुर्घटना हो रही है, बहुत ज्यादा दुर्घटना हो रही है। और इस क्षेत्र में जहाँ 8-10 कॉलोनियां हो, इसके चाहे वो इस क्षेत्र में हो या इससे ढुलाई करने वाली गाड़ियां, मार्गों पर दुर्घटनाएं हो रही लगातार, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बात के लिए कहने के लिए भले कोई कहे कि भाई आप नहीं देख पाए, पर सच्चाई यही है कि जब चलाने वाला वाहन चालक ढंग से चलाएगा तो दुर्घटनाएं कम होगी। और जब आंखें मूंद के चलाएगा, अब कोई मान लीजिए बच्चा इधर से उधर पार कर रहा है, या मोटरसाइकिल आ गई या साइकिल वाला चल गया, उसको रोकते हुए टेलर चले गए। अच्छा, चलते चलते एक अंतिम सवाल। विस्थापितों को काफी उम्मीद है आपसे, और लगातार उनका संघर्ष जो है वो वर्षों से चलता आ रहा है, और अब उस दिन की जो बात लग रही थी ऐसा लग रहा था वो काफी निर्णायक स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें खुद आप अपने आप को उनके साथ किस स्थिति में रखकर उनके उस न्याय की लड़ाई को दिलाने तक पहुंचेंगे, ऐसा आपको क्या लग रहा है? आपको लगता है कि निश्चित रूप से जैसा मिनट जारी हुआ है उसमें इनको तय करने में, बोर्ड में जाने में 1 महीने का मैंने कहा है कि समय आ चुका, पर वो जो एजेंडा आए मिनट से निकला, उससे सुझावात्मक निर्देश कलेक्टर के माध्यम से गया है। और हम सब अभी प्रतीक्षा करेंगे 1 महीने का कि आप इस महीने में बोर्ड में ले जा करके और हमारे आम जन के हित में, विस्थापितों के हित में आप फैसला लेंगे। आदि नहीं लेते हैं तो पुनः आपको जगाने का काम करेंगे। और वो जगाने की स्थिति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
ये थे सिंगरौली विधायक रामदलू वैश्य, जो पिछले 15 वर्षों से लगातार विधायक हैं। वो सिंगरौली के मेयर भी रहे हैं। एक ऐसा राजनीतिक कद जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं लगता है और उनके विरोधी भी उन्हें कभी परास्त नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो किसी से नहीं हारता वो अपने पुत्रों से हार जाता है। जिस तरह से विवेक लगातार ऐसी खराब स्थितियों से गुजर रहे हैं जिससे उनके विरोधी खुद विधायक को निशाने पर रखते हैं, इसको लेकर वो काफी दुखी हैं। उनका दर्द भी छलक पड़ा। वो ये चाहते हैं कि उनका पुत्र भी काफी बेहतर तरीके से रहे। पुत्र के गर्म मिजाज को तो वो मानते हैं, इसके साथ साथ जिस तरह से अवैध चीजों में उसका नाम आ रहा है, इसको लेकर भी वो काफी दुखी हैं। इसके साथ साथ विस्थापितों को लेकर उन्होंने ये कहा कि अब स्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आर पार की लड़ाई की स्थिति में है, क्योंकि विस्थापितों का संघर्ष अब एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गया है जहां उन्हें बहुत हद तक टाला नहीं जा सकता है। अभी तो एनसीएल ने एक वक्त मांगा है, लेकिन अगर इस बीच में स्थिति ठीक नहीं होती है तो इसका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे जो काफी वर्षों से विस्थापितों को छलते रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।